Rahim. Assalamu alaikum. This is me Muhammad Asif and you are watching my YouTube channel Asif Zeb MLT videos. Dear viewers, आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखी जाती है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको रिसर्च प्रपोजल में कवर करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक रिसर्च प्रपोजल है क्या चीज़। रिसर्च प्रपोजल बेसिकली एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके थ्रू आप अपने रिसर्च को कंडक्ट करते हैं उसी प्लानिंग को देखते हुए। रिसर्च में न सिर्फ प्लानिंग की जाती है बल्कि प्लानिंग और रीप्लानिंग की जाती है रिसर्च में। लेकिन आपने जब रिसर्च करना है तो रिसर्च करने से पहले आपको एक प्लानिंग की और एक मैप की ज़रूरत पड़ती है कि आपने अपने रिसर्च को इस तरतीब से लेके जाना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी एक मकान की तामीर होती है तो मकान की तामीर करने से पहले उसकी प्लानिंग होती है और मैप जनरेट करना पड़ता है उसके लिए, और फिर उस मैप को देखते हुए मकान की तामीर होती है। तो उस मैप में हर चीज़ प्री डिफाइन होती है कि कितने रूम्स, उनका साइज़, कितने बाथ, उसका साइज़, विंडोज़, डोर्स, हर चीज़। इवन उसमें एक और चीज़ भी होती है बजट प्लान, कि इसमें मटेरियल्स, कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे और उसका बजट कितना आएगा। तो सेम इज़ द केस विद रिसर्च प्रपोजल। एक रिसर्च प्रपोजल में भी ये सारी चीज़ें होती है कि आपको कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके लिए बजट प्लान कितना होता है और आपका रिसर्च कैसा है। तो इसको हम कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल के लिए मैंने कुछ टेम्पलेट्स निकाले हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के। जैसे एक टेम्पलेट ये है, एक टेम्पलेट ये है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स है जिसको मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है अपने रिसर्च के हवाले से। रिसर्च प्रपोजल में सब्जेक्ट भी मैटर करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। मींस कि एक यूनिवर्सिटी अपना रिसर्च कंडक्ट करती है, लाइक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अपना टेम्पलेट होगा, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अपने टेम्पलेट्स होते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसके अपने प्लान्स होते हैं और रिसर्च प्रपोजल उन्होंने डेवलप किए होते हैं अपने जो यूनिवर्सिटी के जो सॉफ्टवेयर है उस पर उन्होंने डेवलप की होती हैं। तो रिसर्च प्रपोजल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो रिसर्च प्रपोजल का जो डिफरेंट पेजेस होते हैं, तो पेज नंबर 1 पे आपने क्या क्या लिखना होता है रिसर्च प्रपोजल में। तो जो पेज नंबर 1 है उसमें आपका टॉपिक सबसे टॉप पे होता है। फिर जो कैंडिडेट रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसका नाम और उसका सिग्नेचर, डेट, उसका जो सुपरवाइज़र है उसका नाम, उसकी डिजिग्नेशन और उसका सिग्नेचर। अगर आपके रिसर्च में आपने को सुपरवाइज़र रखा है तो उसका नाम और उसका सिग्नेचर और डिजिग्नेशन। और एक और चीज़ जो कि उसी में लिखी जाती है बजट प्लान, कि किस पे, इस रिसर्च पे इसके कितना बजट होगा। तो ये भी टाइटल जो पेज है या फ्रंट पेज है उस पे लिखा जाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी पेज। इंट्रोडक्टरी पेज में आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखवाना होता है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइटल और फिर इंट्रोडक्शन। इसको हम स्लोली एंड ग्रेजुअली हर एक को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद है जो दूसरा पेज होता है आपकी मेथडोलॉजिकल प्लान, कि आपकी जो मेथडोलॉजी है या मेथड एंड मटेरियल पेज भी हम इसको कहते हैं, कि किस तरतीब से आपने इसको अपने रिसर्च को लेके जाना है और कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं या कौन कौन से कंपोनेंट आपने उसमें कवर करने हैं। मटेरियल्स के भी अपने कंपोनेंट्स हैं और हर एक कंपोनेंट्स को आपने प्रॉपरली कवर करना है। और जो तीसरा पेज है उसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग पेज, जिसमें आपने अपने प्रपोजल में जो रेफरेंसेस आपने दी हैं वो आप उसमें ऐड करते हैं। और रेफरेंसेस का मतलब यही है कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू की है
या आपने जो इंट्रोडक्शन की है उसमें आपने जो रेफरेंसेस ऐड की हैं, इट मीन्स कि आप अपने रिसर्च को अथेंटिक बनाते हैं कि ये एक अथेंटिक रिसर्च प्रपोजल है। और लास्ट जो पेज है उसमें आपने प्रॉपरली एक बजट प्लान डेवलप करना है, ठीक है। लास्ट जो पेज कि आपने कौन कौन से मटेरियल्स, हर एक मटेरियल का कितना उस पर कॉस्ट आएगा, और उसको प्रॉपरली एक टेबलेटेड फॉर्म में आप अपने रिसर्च के एंड पे बजट प्लान लिखते हैं। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फ्रंट पेज पे आपका टाइटल, आपका कैंडिडेट का नाम, सुपरवाइज़र का नाम, को सुपरवाइज़र का नाम, डेट और कितना बजट है वो सिर्फ आपने फिगर्स में लिखने हैं। ये फ्रंट पेज पे आपका आएगा। अब सेकंड पेज पे, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी पेज, उस पे आपने अपना जो टाइटल है, आपने जो टाइटल सेलेक्ट किया है रिसर्च में, आपने वो लिखना है। टाइटल के लिए नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टाइटल में सेलेक्ट नहीं करने चाहिए। कि आपका एक टाइटल है तो उसमें आपने 50 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स नहीं डालने हैं, बल्कि कोशिश करनी है कि आपका टॉपिक जितना स्पेसिफिक और क्लियर हो उतना ही आपके रिसर्च प्रपोजल में बेहतर है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाते हैं। हमने टॉपिक सिलेक्शन क्राइटेरिया इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपने एक टॉपिक किस तरह सेलेक्ट करना है। तो उस क्राइटेरिया को जहन में रखते हुए आपने अपने रिसर्च टाइटल को या टॉपिक को सेलेक्ट करना है। तो आपने अपना टॉपिक लिखना है। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंट्रोडक्शन के जो रिसर्च प्रपोजल में है वो है इंट्रोडक्टरी पेज। तो इंट्रोडक्शन जो पेज है उसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स इन इंट्रोडक्शन। कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप नंबर 1, इंट्रोडक्शन अबाउट योर टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक टॉपिक है जैसे इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लिवर एंजाइम, कि लिवर एंजाइम के जो स्मोकिंग है उस पे लिवर एंजाइम इफेक्ट करते हैं या नहीं करते, मीन्स कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट है लिवर एंजाइम पे। तो ये हमारा टॉपिक है। अब हमने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इसको हम 3 स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और फिर इसके बाद जो 3rd नंबर स्टेज है रेशनल ऑफ योर रिसर्च टॉपिक। तो 3 स्टेप्स हैं इंट्रोडक्शन के। नंबर 1 इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड नॉलेज, नंबर 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड नंबर 3 आपका रेशनल ऑफ योर रिसर्च टॉपिक या योर रिसर्च। तो बैकग्राउंड नॉलेज में जैसे इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लिवर एंजाइम। अब आपने बैकग्राउंड नॉलेज कैसे देनी है? तो बैकग्राउंड नॉलेज में आपने स्मोकिंग से स्टार्ट करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इसके इफेक्ट देखेंगे लिवर एंजाइम की तरफ। ये इंट्रोडक्शन में है। तो सबसे पहले हम स्मोकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में, लेकिन आपने मुख्तलिफ आर्टिकल्स देख के और उनके रेफरेंसेस देख के फिर आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। तो जितना करेक्ट आपका इंट्रोडक्टरी स्टेप होगा उतनी ही आपकी रिसर्च और भी ऑथेंटिक होगी। तो स्मोकिंग के बारे में जितना भी स्मोकिंग के बारे में इंट्रोडक्शन है 1 पैराग्राफ आपने स्मोकिंग के बारे में लिखनी है। आहिस्ता आहिस्ता स्मोकिंग के क्या इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे आपने फिर वो लिखने हैं। फिर हम आते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ कि इसके लिवर एंजाइम पे क्या इफेक्ट है इस स्मोकिंग के। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आ जाएंगी। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब भी यही है कि जो प्रॉब्लम आपको आया है रिसर्च जिस पे आप कर रहे हैं और प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ये एक्चुअल प्रॉब्लम है कि नहीं है, या सिर्फ ये आपकी थिंकिंग है कि आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, या दूसरे लोग भी इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ कहते हैं कि नहीं, और वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वो हमें रिसर्च से पता चलेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, स्मोकिंग से हम लिवर एंजाइम की तरफ आएंगे, जो कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो कि हमारा प्रॉब्लम है, जिसके बेस पे हमने रिसर्च कंडक्ट की है। तो फिर इसके बाद
इंट्रोडक्टरी पेज जो कि 1 पैराग्राफ होगा, फिर इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे और वो है लिवर एंजाइम। इंट्रोडक्टरी पेज आपने ब्रॉड से स्टार्ट करना है और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको नैरो डाउन करते रहते हैं। तो नैरो अप्रोच इसको हम कहते हैं, नैरो अप्रोच कि मीन्स कि लेट्स सपोज एक और टॉपिक जैसे ल्यूकीमिया है, तो ल्यूकीमिया कि जब हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं कि वर्ल्ड वाइड ल्यूकीमिया कितना उसकी परसेंटेज है या वर्ल्ड वाइड इसमें कौन से कॉम्प्लिकेशन इसमें आ रही हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एशिया की तरफ आते हैं, फिर एशिया में फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में फिर अगेन पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, सिंध और फिर KPK में फिर पेशावर। तो ये एक नैरो डाउन अप्रोच इसको हम कहते हैं, जो कि आप अपने रिसर्च को आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन करते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड फनल शेप इंट्रोडक्शन। तो लिवर एंजाइम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इस प्रॉब्लम को आप और भी एलाबोरेट करते हैं। एलाबोरेट करने के बाद फिर इसमें अब एक और चीज़ इसमें आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ टेम्पलेट्स मुख्तलिफ होते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो लिटरेचर रिव्यू इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ही दे देते हैं। एक दूसरी यूनिवर्सिटी का अगर आप टेम्पलेट निकालें तो उन्होंने लिटरेचर रिव्यू सेपरेट रखा होगा। तो डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी टेम्पलेट उसके मुताबिक। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फिर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फिर हम अपना लिटरेचर रिव्यू भी ऐड करते हैं कि इस टॉपिक पे, जैसे ये टॉपिक है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लिवर एंजाइम, इस टॉपिक पे पहले कोई पेपर हुए हैं या नहीं हुए, आर्टिकल्स इस पे मौजूद है कि नहीं है, अगर मौजूद है तो उन्होंने काम किस तरतीब से किया है और उनके फाइंडिंग्स क्या थी। तो इसी तरतीब से आपने 2-3 पेपर्स सेलेक्ट करने हैं। अगर उन 3 पेपर्स में कोई गैप्स आपको नज़र आ रहा है, गैप्स मीन कि एक पेपर कह रहा है कि लिवर एंजाइम के इफेक्ट नहीं है, दूसरा पेपर कह रहा है कि स्मोकिंग के लिवर एंजाइम पे इफेक्ट है, तो यहाँ पर एक गैप आ जाती है। फिर आपने इसको फर्दर डीप स्टडी करना है कि एक का सैंपल साइज कितना था, उसके उन्होंने मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी में किस तरतीब से अपना रिसर्च किया था, दूसरे ने फिर सैंपल साइज किस तरह लिया था और उनके मेथड मटेरियल्स, और इन पे एक और चीज़ होती है जिनको हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, कि जो फर्स्ट पेपर है उसकी क्या लिमिटेशन थी और जो सेकंड पेपर है उनकी क्या लिमिटेशंस थी। तो उन लिमिटेशन को आप ओवरकम करें और उनको अपने रिसर्च में इंक्लूड करें, आपका एक नया टॉपिक जनरेट हो जाएगा। ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेप है रेशनल ऑफ योर स्टडी, कि आपकी स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कम्युनिटी को आपकी स्टडी से कोई फ़ायदा पहुंचता है, तो इसको हम कहते हैं रेशनल। रेशनल का एक और भी इम्पोर्टेंट है कि रेशनल की वजह से आप अपने जो व्यूअर्स होते हैं या रिव्यूअर्स जो होते हैं, किसी कोई भी आर्टिकल में जब आप इसको पब्लिकेशन की तरफ लेकर जाते हैं तो वहाँ पर रिव्यू आता है, तो क्या आपके जो रिव्यूअर्स या आपके जो ऑडियंस है या व्यूअर्स हैं, क्या वो आपके आर्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो आप उनको किस तरतीब से अट्रैक्ट करते हैं, आप अपने रिसर्च टॉपिक में जो रेशनल है उसके थ्रू आप उनको अट्रैक्ट करते हैं कि आपके रिसर्च से कम्युनिटी को क्या फ़ायदा पहुंचता है और आप ये रिसर्च क्यों कंडक्ट करना चाह रहे हैं। तो इनको हम कहते हैं रेशनल ऑफ द स्टडी या हुक्स इन योर रिसर्च टॉपिक या योर रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो ये आपने बड़े स्पेसिफिकली लिखना है। और कैसे लिखना है, आपने जो रिव्यू की है, लिटरेचर रिव्यू की है, जो 2 पेपर आपने सेलेक्ट किए हैं और उनमें जो लिमिटेशन को आपने ओवरकम की है, उसके बेस पे आप अपना रेशनल लिखते हैं। रेशनल पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त एक आर्टिकल मौजूद है जो कि नाम है जॉइनिंग ए कन्वर्सेशन द प्रॉब्लम गैप्स हुक्स। ये एक आर्टिकल मौजूद है जिस पे उन्होंने प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई किया है, गैप्स इन लिटरेचर को भी आइडेंटिफाई किया है और फिर हुक्स या रेशनल आपने किस तरतीब से लिखनी है। तो ये एक आर्टिकल है, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल, आप इसको देख सकते हैं। उसके लिए भी, प्रॉब्लम के लिए, गैप्स के लिए और रेशनल के लिए। तो रेशनल
आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या आपका जो लिटरेचर रिव्यू है उसके बेस पे आपने रैशनल निकालनी है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली वो स्टेप्स है जिसके बेस पे आप अपना रिसर्च कंडक्ट करते हैं, किन किन स्टेप्स के थ्रू, और उन ऑब्जेक्टिव्स को फिर आपने कवर भी करना है, अचीव करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स जब भी स्टार्ट होते हैं तो ये एक्शन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एक्शन वर्ब्स ये बेसिकली मेजरेबल वर्ब्स होते हैं, लाइक डिटरमिन, कंस्ट्रक्ट, डिस्कस। तो ऑब्जेक्टिव जब भी स्टार्ट होती है तो इनसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव्स बनाना चाहता हूं तो मैं क्या कहूँगा, टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लिवर एंजाइम, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पर जो डिटरमिन वर्ड है इसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब, और ये एक्शन वर्ब मेजरेबल होगा। आप इसको मेजर कर सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। किसके थ्रू? टेस्ट के थ्रू। कौन सा टेस्ट? SPSS सॉफ्टवेयर के थ्रू। जो भी आप टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे टी टेस्ट, पेयर सिंपल टी टेस्ट, या एनोवा टेस्ट, या काई स्क्वायर टेस्ट, इन टेस्ट के थ्रू आप फिर इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव से इंट्रोडक्शन डिपेंड अपॉन टेम्पलेट ऑफ योर यूनिवर्सिटी। यूजुअली जो इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं तो ये 250 से लेकर 300 वर्ड्स तक इंट्रोडक्शन होता है, जो कि एक पेज का आ जाता है। अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे तो फिर अगेन फर्दर ये रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ऑपरेशनल डिफिनीशन। ऑपरेशनल डिफिनीशन क्या होता है? ऑपरेशनल डिफिनीशन बेसिकली वो डिफिनीशन होता है जो कि आप अपने रिसर्च में कुछ ऐसे वर्ड्स जो अप्लाई करते हैं उनको आप डिफाइन करते हैं कि इससे आपके रिसर्च में क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लिवर एंजाइम। तो ऑपरेशनल डिफिनीशन में हम वेग जो वर्ड्स होते हैं उनको बेसिकली डिफाइन करते हैं, ऑपरेशनलाइज करते हैं कि इन वर्ड्स का हमारे रिसर्च में क्या मतलब है। अब जैसे स्मोकिंग, इसको आप अपने रिसर्च में इंक्लूड करते हैं तो स्मोकिंग के मुख्तलिफ हो सकते हैं। चेन स्मोकर्स हैं, ठीक है, 1-2 दिन के लिए एक सिगरेट पर डे एक इंडिविजुअल्स इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये या क्रॉनिकली वो यूज़ कर रहा है, तो आपने इसको ऑपरेशनलाइज करना होगा कि इस रिसर्च में स्मोकिंग से मेरा क्या मतलब है, या इसी तरह इफेक्ट कि इफेक्ट का क्या मतलब है। तो ये आप बेहतर जानते हैं जो भी रिसर्च कंडक्ट करता है कि मेरे रिसर्च में इफेक्ट से क्या मतलब है। और लिवर एंजाइम्स इसको हम ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। एंजाइम को भी हम डिफाइन अपने आप से नहीं करते क्योंकि ये एक यूनिवर्सल वर्ड है। तो ऑपरेशनल डिफिनीशन में हम उन वर्ड्स को डिफाइन करते हैं जो कि वेग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। लाइक और वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी हर एक को पता है कि व्हाट इज मीन बाय प्रेगनेंसी, ठीक है। लेकिन अगर मैं थिंकिंग को लूं तो थिंकिंग का मेरे रिसर्च में क्या मतलब है, इसको मैं अब ऑपरेशनलाइज करूंगा। इसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग है, टीचिंग है, ठीक है, तो इसको ऑपरेशनलाइज करते हैं, इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल डिफिनीशन। फिर इसके बाद हाइपोथेसिस, कि आपके रिसर्च में कोई हाइपोथेसिस है कि नहीं है। तो हाइपोथेसिस पे हमने एक लेक्चर लिया था, आप उसको देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस, ये दोनों आपने अपने रिसर्च में फिर इंक्लूड करनी है। अगर आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस नहीं होता, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस होता है। तो अगर हाइपोथेसिस आपके रिसर्च में है तो उसको आपने डिफाइन करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट फिर इसके बाद मटेरियल्स एंड मेथड। मटेरियल्स एंड मेथड में कि आपने रिसर्च किस तरतीब से कंडक्ट करनी है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे। इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है, क्वेश्चनियर आपका इंस्ट्रूमेंट है। आप एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंडक्ट करते हैं
जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लाइक हेमाटोलॉजी में अगर आप करना चाहते हैं आपको सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत पड़ती है, या आपको सिस्मिक्स की ज़रूरत पड़ती है, या आपको कोगुलेशन जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपने फिर उसमें लिखना है। लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम करते हैं कि आपको मेथड मटेरियल्स में कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो नंबर 1, स्टडी डिज़ाइन, कि आपका स्टडी डिज़ाइन कौन सा है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, फिर क्वांटिटेटिव में कौन से टाइप का है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, या आप कोई कोरिलेशनल स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपके मिक्स मेथड है, या आपका क्वालिटेटिव स्टडी है। तो ये, और इसको थोड़ा सा डिफाइन भी करें कि क्यों मेरी स्टडी क्वालिटेटिव है, या क्यों मेरी स्टडी क्वालिटेटिव है, या मेरी स्टडी जो मिक्स मेथड है वो है, तो कौन सी टाइप की स्टडी है, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन भी किया करें, ताकि फर्दर जब आप रिसर्च प्रपोजल अपने सुपरवाइज़र को दिखाते हैं, या एसआरबी में आप लेके जाते हैं, या ग्रेजुएट कमेटी आपकी है तो उसमें लेके जाते हैं, ताकि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन रेज ना हो। तो इसलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन किया करें कि आपकी स्टडी कौन से डिज़ाइन की है और क्यों है। फिर इसके बाद स्टडी सेटिंग, कि कहाँ पर आप स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में आप स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं, कौन से लेबोरेटरी में आप स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं, कौन से सिटी में आप स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं। तो फिर इसके बाद हम वो लिखते हैं, और इसको अगेन सिर्फ एक वर्ड में नहीं कि इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज या हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि आप इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करें। फिर स्टडी ड्यूरेशन, कि आपकी स्टडी ड्यूरेशन मीन्स के 6 मंथ में आपने जब आपके एसआरबी हो जाए तो, या ग्रेजुएट कमेटी, तो उसके 6 मंथ के बाद ये रिसर्च में कंप्लीट करूँगा, तो ये स्टडी ड्यूरेशन है कि आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, या 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, या कितने ड्यूरेशन के लिए आप अपना रिसर्च इसको प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हैं, तो ड्यूरेशन आपने लिखना होगा, ये मैंडेटरी होता है। फिर सिंपल साइज़, सिंपल साइज़ कि आप अपने रिसर्च में कितना सिंपल लेते हैं पॉपुलेशन से, और ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि ये आपने जस्टिफाई करना होगा कि मैंने कितना सिंपल साइज़ लेना है इसके लिए, और ये डिपेंड करता है उस एरिया जहाँ पर भी आप, या जिस सिटी में आप करते हैं उसके प्रिवेलेंस पे डिपेंड करता है, और ये हम फार्मूले के तहत निकालते हैं। तो इसके लिए मैनुअली फार्मूला भी अवेलेबल हैं, आजकल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, ठीक है, सिंपल साइज कैलकुलेटर, लाइक जैसे मैं आपको एक नाम बता दूं, ओपन ईपी सिंपल साइज कैलकुलेटर आता है, मौजूद है इंटरनेट पे। आप उसमें जस्ट जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसको पुट करें तो वो आपको सिंपल साइज़ निकाल लेते हैं, जो कि डिपेंड करता है आपके पॉपुलेशन के साइज़ पे कि कितना पॉपुलेशन है आपका, फिर उसमें प्रिवेलेंस कितना था। अगर आपको एक एरिया लाइक पेशावर सिटी या लाहौर सिटी, ठीक है, वहाँ पर आपको प्रिवेलेंस नहीं मिल रहा, तो फिर अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया आपने फिर 50% प्रिवेलेंस लेनी है, और वो फार्मूले में फिट करना है। तो उसका जो सिंपल साइज़ बनेगा 385 समथिंग उसका सिंपल साइज़ बनता है, तो उतना फिर आपने सिंपल लेना होगा अपने रिसर्च में। तो सबसे पहले देखें कि आपके पास प्रिवेलेंस किसी भी डिजीज़ के मुताबिक जब आप करते हैं तो वो प्रिवेलेंस कितनी है, फिर उसके थ्रू आप अपना सिंपल साइज़ कैलकुलेट करते हैं। लेकिन रिमेंबर अगेन, आपने जस्टिफाई करना होता है। जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आती है रिसर्च प्रपोजल में, और जो जिसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो सिंपल साइज़ के आप इसको जस्टिफाई करें, और इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता। अगर आपने 100 सिंपल साइज़ लेना है, 50 लेना है, लेकिन जस्टिफाई करना है आपने इसको। फिर सैम्पलिंग टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी फिर अप्लाई करनी है इसके लिए। तो डिपेंड करता है अगेन आपके रिसर्च पे कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव के लिए अलग सैम्पलिंग टेक्निक है, क्वांटिटेटिव के लिए अलग सैम्पलिंग टेक्निक है। तो आप रैंडम सैंपल कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या स्ट्रेटा में आपने अपने सैंपल को, इस पर सेपरेटली हम एक लेक्चर लेंगे कि सैम्पलिंग टेक्निक कौन कौन से हैं, क्वालिटेटिव के कौन से हैं, क्वांटिटेटिव के कौन से हैं। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ कि यूजुअली प्रेफर किया जाता है
रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को। एक है कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक कि जो भी आपके रिसर्च में आया आपने उसको इंक्लूड किया, और एक है रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक जो कि एक सिस्टमेटिक वे के थ्रू आप सैम्पलिंग टेक्निक करते हैं। इसी तरह सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक भी है, ठीक है, सिंपल रैंडम टेक्निक भी है, क्लस्टरिंग टेक्निक है। तो ये सैम्पलिंग टेक्निक है, अगेन आपने इसको भी जस्टिफाई करना है कि रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक में किस तरतीब से लूँगा और मेरा क्या प्रोसीजर होगा। फिर इसके बाद सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया। सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया, इस पे भी हमने एक सेपरेट डिस्कस किया है इसको कि दो किस्म के हैं, इंक्लूजन क्राइटेरिया और इंक्लूजन क्राइटेरिया। और आपने इसको डिफाइन करना है कि ये मेरा इंक्लूजन क्राइटेरिया है, ये इंडिविजुअल्स मेरे रिसर्च में इंक्लूड होंगे और कौन से एक्सक्लूड होंगे। तो अगेन थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं यहाँ पर भी कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया से ही निकालनी है। ये जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लिवर एंजाइम, तो अगर आप इंक्लूजन क्राइटेरिया ये लिखते हैं कि वो इंडिविजुअल जो कि स्मोकर्स है वो मेरे स्टडी में इंक्लूड होंगे। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आप ये लेते हैं कोई इंडिविजुअल जो कि स्मोकर्स नहीं है तो मेरे स्टडी से इंक्लूड होंगे, तो अगेन रिमेंबर कि ये गलत है। तो आपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इंक्लूजन क्राइटेरिया से ही निकालनी है। आपने स्मोकिंग जो स्मोकर्स हैं उनको एज ए पॉपुलेशन लिया है अपने रिसर्च में, तो अब आपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इन स्मोकर से ही निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जस्टिफाई करनी है। अब डेटा कलेक्शन प्रोसीजर कि आपने डेटा किस तरतीब से लेना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये आपने डिटेल से लिखना है। और मोस्टली आपने एम्फिसाइज जो करना होगा फिर यही इसी चीज़ पे करना होगा एम्फिसाइज, ठीक है। आपने सैम्पलिंग किस टेक्निक से लेनी है। लेट सपोज अगेन इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लिवर एंजाइम, तो आपने ब्लड कलेक्ट किया, ब्लड कौन से ट्यूब में आपने कलेक्ट किया, ट्यूब कौन सा ले रहे हैं, फिर इसके लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये चीज़ आप लिखनी है अपने डेटा मटेरियल कलेक्शन में। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब आपके पास रिजल्ट्स आपके पास आएंगे तो आपने उस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट। कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, तो उस टेस्ट का आपने नाम लिखना है कि स्पीसीज के थ्रू में ये टेस्ट परफॉर्म करूँगा, तो इस पे मैं कौन सा टेस्ट अप्लाई करूँगा, आया पैरामेट्रिक टेस्ट होगा या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डेटा, फिर उसके बेस पे फिर मैं ये टेस्ट परफॉर्म करूँगा। और ये टेबुलेटेड फॉर्म में फिर मैं इसको राइट डाउन करूँगा। तो ये चीज़ें आपने डेटा कलेक्शन में लिखनी है, डिटेल में लिखनी है। तो अगेन डेटा कलेक्शन में क्या होगा, डेटा कलेक्शन में आपने कि किस तरतीब से आपने सैंपल लिया, कौन से ट्यूब में लिया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज़ हो रहा है, आया आप क्वेश्चनियर यूज़ कर रहे हैं या आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का फिर प्रिंसिपल क्या होगा। अगर आप क्वेश्चनियर यूज़ कर रहे हैं, आपने अपना क्वेश्चनियर बनाया है, तो याद रखें कि उसको आपने पायलटिंग स्टडी करनी होगी। लेकिन अगर आपने एक वैलिडेटेड क्वेश्चनियर लिया है तो आप उसका रेफरेंस फिर ऐड करेंगे डेटा कलेक्शन प्रोसीजर में कि ये मैंने यहाँ से ये क्वेश्चनियर लिया है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है और उसका प्रिंसिपल कौन सा है, और फिर डेटा आपने किस तरतीब से प्रोसेस करना है, कौन से टेस्ट आपने अप्लाई करने हैं, मीन, मूड, स्टैंडर्ड डिविएशंस, ठीक है, काई स्क्वायर, टी टेस्ट, कौन सा टेस्ट आपने उस पर अप्लाई करना है, तो ये आपने डिटेल में लिखना है। तो ये पोर्शन और इंट्रोडक्टरी पोर्शन ये दोनों डिटेल्स में होते हैं। तो डेटा एनालिसिस प्रोसीजर भी हो गया, और फिर एंड पे रेफरेंसेस। आपने रेफरेंसेस जो भी आपने पेपर्स लिए हैं, ठीक है, उनके रेफरेंसेस तो डिपेंड करता है कि आपने कितने रेफरेंसेस। तो मोस्टली विद इन 10 रेफरेंसेस, 10 के अंदर अंदर हम रेफरेंसेस यूजुअली रिसर्च प्रपोजल में ऐड करते हैं। बजट प्लान आपने एंड पे लिखना होगा कि ये बजट प्लान है, इसके लिए मुझे ट्यूब्स रिक्वायर्ड है, तो एक ट्यूब का यूनिट है उसका कास्ट इतना है, तो इतने ट्यूब्स मुझे रिक्वायर्ड है, तो उनके कास्ट कितने होंगे। इसी तरतीब से सिरिंजेस, इसी तरतीब से और जो जितने भी मटेरियल्स होंगे, कोई भी स्टडी आपकी है, इवन पेंसिल, तो ये सारी चीज़ें आपने बजट प्लान में लिखनी है।
और टोटल अमाउंट पर आपने फ्रंट पेज पे इसके लिखने हैं। सबसे आखिर में आपके पास एनेक्स में आप क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है, जो एंड पे है। तो अगर आपने एक क्वेश्चनर अपने रिसर्च में यूज़ किया है तो आप एनेक्स में, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दें। एनेक्स में आपने क्या करना है, आपने वो इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है, क्वेश्चनर एंड पे ऐड करना है, या जो भी आपने एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि आपने यूज़ नहीं की अपने रिसर्च प्रपोजल में और वो रिक्वायर्ड है, तो आप उसको एनेक्स में डाल दें, ठीक है। तो ये था रिसर्च प्रपोजल के हवाले से। जब भी आपका रिसर्च प्रपोजल बने इसको रिव्यू करें, 5-6 मरतबा रिव्यू करें, फिर इसके बाद आप अपने सुपरवाइज़र को दिखाएं, सुपरवाइज़र उसको चेक करेगा, अगर उसमें कोई गलती होगी तो उसको करेक्ट करेगा आपने उस पर फिर उसमें करेक्शन करनी है। फिर इसके बाद ग्रेजुएट कमेटी इसको रिव्यू करती हैं, आपने प्रेजेंट करना है, इसकी एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन बनाएंगे आप 15 मिनट के लिए। फिर इसके बाद ASRB में ये चला जाता है और ASRB में इसकी प्रेजेंटेशन और इसको रिव्यू करते हैं, जितने भी लोग होते हैं उसको रिव्यू करते हैं। अगर करेक्शन की ज़रूरत है, माइनर करेक्शन की, तो आप उसको फिर करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर मेजर करेक्शन है तो फिर यूजुअली वो रिजेक्ट हो जाता है और आपने नए सिरे से इसकी प्लानिंग करनी होती है। तो रिसर्च प्रपोजल, प्लानिंग एंड रीप्लानिंग, ये रिसर्च में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। आप इसको देखिएगा, अपना प्लान बनाएं, रीप्लान करें, थिंक एंड थिंक। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ।